हेलो सिविलियंस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज आज के इस नए वीडियो में। और ये हमारा सीरीज चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल हम खत्म कर चुके हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ये दूसरा लेक्चर होगा, दूसरा चैप्टर भी होगा, जो कि हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम इन अ बॉडी, तो किसी भी टाइम में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे, टाइम के किसी भी पॉइंट में कोई भी बॉडी क्या होता है। इफ ऑल द फोर्सेस एनर्जी एंड मोमेंट बिकम कांस्टेंट, जितना भी फोर्स लग रहा है और उस पर एनर्जी एक्ट हो रहा है या मोमेंट उस पर एक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देन दिस सिचुएशन इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस इक्वेशन को जहाँ पे सभी कुछ कांस्टेंट हो जाए, एक फिक्स्ड वैल्यू उसका आ जाए, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। In other words, when a body is in equilibrium condition, the resultant of all forces acting on the body becomes zero. तो अगर दूसरे शब्द में कहें तो बॉडी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा उस पर क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, एक बॉडी पे जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। दस द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल बोथ बिकम जीरो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या रिजल्टेंट कपल होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। और इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स और नेट मोमेंट दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, बोथ इक्वेशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों ही कंडीशन, समेशन एफ इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो, ये दोनों नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है, अब देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। Free body diagram are diagrams of isolated bodies that shows every internal as well as external force by removing the reaction on it. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वह डायग्राम्स किसी भी आइसोलेटेड बॉडीज का, एक बॉडी जिसको हम अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, और उस डायग्राम में क्या करेंगे, हर उस पर लगने वाले इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स को दिखाएंगे उस डायग्राम पे। ठीक है, उससे रिएक्शन को हटा के, जो उससे बॉडी अटैच्ड है, कोई रिएक्शन लगा रहा है, तो उस बॉडी पे जो ये फोर्स लग रहा हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो उस डायग्राम में दिखा देंगे। इसी को बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट टू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ ड्राइंग एफबीटी। तो एफबीटी ड्रॉ करने टाइम में क्या क्या बातों को हम ध्यान में रखेंगे, ये रखेंगे, डिफाइन द सिस्टम वेरी एक्यूरेटली। पहले सिस्टम को बहुत ही एक्यूरेटली तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन सराउंडिंग वेरी एक्यूरेटली, तो सराउंडिंग को डिफाइन करना पड़ेगा, सराउंडिंग में क्या क्या है। ड्रॉ फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, और कौन सा फोर्स ड्रॉ करना है, जो सिस्टम पे, जो हमने सिस्टम डिफाइन किया है उस सिस्टम पे सराउंडिंग के द्वारा क्या क्या फोर्स लगाया जा रहा है, उसको हम दिखा देंगे उस पर। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, एफबीडी फॉर स्मूथ सर्फेस, व्हेन द सर्फेस इज स्मूथ फोर्स डेवलप ओनली इन द नॉर्मल सिस्टम। अगर सर्फेस स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होने का क्या मतलब, कि जो फोर्स डेवलप होगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिस्टम में डेवलप होगा। ये आपका स्मूथ सर्फेस है, ठीक है, स्मूथ सर्फेस है, यहाँ पे लगा तो सिर्फ इसके नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आपका ये लगेगा। ठीक है, अगर रफ सरफेस है, सरफेस अगर रफ है, तो फोर्सेस डेवलप इन नॉर्मल एज वेल एज अलोंग टेंजेंट टू द सिस्टम। तो सिस्टम के टेंजेंट के अलोंग एज वेल एज नॉर्मल फोर्स लगेगा। दी टेंजेंशियल फोर्सेस डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ सरफेस, these tangential forces developed due to the friction of surface which depend upon the direction of motion। तो ये जो tangential forces हैं developed due to the friction at the surface, these tangential forces developed due to the friction at the surface। ठीक, तो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होगा क्योंकि सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो लगाएगा, विच डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा मोशन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया रफ सरफेस, एक परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, एक फ्रिक्शन लगेगा इसका इस डायरेक्शन में, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, जो डिपेंड करेगा कि मोशन का डायरेक्शन क्या है, और फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। FBD for tensile element, FBD for tensile element, कॉर्ड, रोप, बेल्ट, स्ट्रिंग, चेन। अब टेंसाइल कोई एलिमेंट है तो उस पर एफबीडी कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंसाइल हो गया क्या, ये बॉडी को एक बॉल को होल्ड किए हुए है, आर दिया हुआ ट्राइंगल से, इसको अगर हम इसको कट करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा, और इसको अगर ब्रेक करेंगे इसके कंपोनेंट में तो आपका इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और आप उधर के ऊपर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा, और इस बॉडी का आपका है mg फोर्स लग रहा है इधर,
जो हमारा ये बॉडी हो गया, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये आपका हो गया नॉर्मल आ गया, ये एम जी और टी आ गया। एफबी डायग्राम ये इसी को बोलेंगे सर्कुलर बॉडी को। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है टी साइन थीटा और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, तो दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और इसी तरीके से अगर एफ एक्स 0 करेंगे तो एन इक्वल टू आ जाएगा टी कॉस थीटा। एफबीडी फॉर जॉइंट सपोर्ट, पहला सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। If the system has roller support, अगर मान लीजिए सिस्टम में क्या है रोलर सपोर्ट है, then the resultant contact force would be normal to the contact surface। जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा would be normal to the contact surface, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है रेस्ट में है, तो इस कॉन्टैक्ट के नॉर्मली एक्ट करेगा, ठीक है। और वहीं पिन जॉइंट या हिंज जॉइंट है, इट कैन डेवलप अ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, तो ये किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप कर सकता है। जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्स वाई डायरेक्शन, जनरली हम क्या करते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलप होगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स वाई डायरेक्शन में आर वाई, यहाँ भी आर वाई और ये आर एक्स। अगर फिक्स सपोर्ट है तो व्हेन अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ फिक्स सपोर्ट इट रेसिस्ट ऑल फोर्सेस एंड मोमेंट्स डेवलप एट द जॉइंट। जब कोई फिक्स सपोर्ट आप किसी सिस्टम में प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रेसिस्ट ऑल फोर्सेस एंड मोमेंट्स डेवलप एट द जॉइंट, जॉइंट पर कोई भी फोर्स या मोमेंट डेवलप होगा सभी वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे आपको दिया होगा ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन फिगर, तो इस फिगर से आपको बनाना है एफबीडी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। एंड अटेम्प्ट टू मेक अ pull a roller of weight W over a stake by applying a central force F as shown in the figure. The coefficient of static friction between the roller and the ground, including the angle of a stake, is mu। ठीक है, ये आपका mu दिया हुआ है। Identify the correct free body diagram of the rollers when the roller is just about to climb the step। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या कि इसका एफबीडी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे उसको ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं। ये W हो गया, ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे अगर बॉडी में देखिए यहाँ पे आपका W लगेगा इसका, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट, ठीक है। फिर क्या है कि एनुअल फोर्स आएगा नीचे से भी कॉन्टैक्ट में है, ये M2 आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये W एक्ट होगा, उसका वेट यहाँ पे मूव इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इधर म्यू N1 आ जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे म्यू N2 आ जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। एट द टाइम व्हेन द रोलर इज जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, अब स्टेप पे चढ़ने के टाइम में क्या होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ द रोलर फ्रॉम बी डिस्कनेक्टेड, तो जो कॉन्टैक्ट ऑफ द रोलर फ्रॉम द बी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड नो रिएक्शन डेवलप एट बी, तो बी पे कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। ओनली फोर्स एफ, सिर्फ फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स है, वेट ऑफ रोलर जो रोलर का वेट है, एंड वन रिजल्टेंट फोर्स जो कि होगा रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए व्हिच इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रोलर्स, सो एफबीडी बिकम्स, तो ये आपका एफबीडी हो जाएगा। फाइनल जो होगा जब पास का टाइम होगा, यहाँ पे W लगेगा, यहाँ पे एफ लगेगा और यहाँ पे एक आर फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और टू स्मिथ आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ ds, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल वॉल ऑफ द चैनल इज 400 मिलीमीटर, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कितना रिएक्शन आ रहा है, ये आपको निकालना है। तो सिंपल एफबीडी बना के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका R1 है, ये R2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 400, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 400 माइनस R1 R2, ठीक है। और इन ट्राइंगल C1 C2A, C1 C2A, तो ये एक ट्राइंगल लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे C1 C2 क्या है, C1 C2 क्या है,
ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, रेडियस 1 रेडियस 2, जो कि 120 मिलीमीटर इंटू 120 मिनट 240 मिलीमीटर। C1 ए क्या हो गया, C1 ए क्या हो गया, ये हो गया 400 माइनस R1 R2, ठीक है, 160 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एफ हम बना लेंगे, एफ डी पॉइंट C2, ये आपका कहाँ पे C2, यहाँ पे, ठीक है। तो C2A आ जाएगा क्या, C2A, ये डिस्टेंस आ जाएगा हम फॉर C1 C2 स्क्वायर अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस C1 A स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 178.88। फिर कॉस्ट क्या होगा, C2A अपन C1 C2, ठीक है, तो एंगल आ गया। और यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ है C2 पॉइंट पे एफ 50 न्यूटन, ये आपका वेट हो गया उसका। और ये जो N1 रिएक्शन लग रहा है कॉन्टैक्ट के कारण, ये वाला यहाँ पे ये एक्सटेंड होकर ऐसे लग जाएगा, क्लियर, ठीक। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम at which the resultant of all forces and moment acting on a body is zero, or can say in equilibrium condition if all the forces and moments applied to ये बैलेंस में हो। तो क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम के पॉइंट में जहां पे रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एंड मोमेंट जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और कैन से इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इफ ऑल द फोर्सेज एंड मोमेंट्स अप्लाइड ऑन इट ये बैलेंस में हो, ठीक। इन स्केलर फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, स्केलर फॉर्म में क्या होता है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, ठीक है। These three conditions shows that the zero sum of all moment of all forces, तो ये कंडीशन क्या शो कर रहा है कि जीरो सम ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, तो बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का जो मोमेंट होता है उसका जीरो सम होगा। एंड दीज थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये नेसेसरी है और सफिशिएंट है फॉर रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम इन 2D डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये आपका सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। और यहाँ पे कुछ टर्म आएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, देखते हैं उसके क्या क्या है। यहाँ पे क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज अ कंडीशन विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम उस सिस्टम को बोलेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा किसी भी सिस्टम का, वो क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम के पास, ठीक है। एंड रिस्टोरिंग मोमेंट और फोर्स इज मोर देन डिस्टर्बिंग फोर्स एंड मोमेंट, जो रिस्टोरिंग फोर्स एंड मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा डिस्टर्बिंग फोर्स एंड मोमेंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपको बॉल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई बॉल दिया हुआ है, इस बॉडी के पास क्या है ना, बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे कम है अभी सिस्टम में। अब इसको मान लीजिए मूव करके हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही ले जाएंगे तो हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बिंग फोर्स लगाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बॉडी को फिर छोड़ेंगे ना तो फिर से वापस आ जाएगा अपने इस पोजीशन पे। तो मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग मोमेंट कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, वो क्या है, ज्यादा है हमारे डिस्टर्बिंग फोर्स से, तो वापस आ गया। तो मान लो जहाँ पे डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ने, डिस्टर्ब करने के बाद फिर जो छोड़ते हैं, जब वापस अपने पोजीशन पे वो बॉडी चला है तो उस केस में बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको उस बॉडी को डिस्टर्ब करना है और ये देखना है कि क्या छोड़ने के बाद वो अपने से उस अपने बैक पोजीशन पे वापस आता है कि नहीं आता है। अगर वापस आ गया तो कह देंगे कि जो इक्विलिब्रियम में था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। नहीं आएगा तो देखते हैं क्या होता है, नहीं आएगा तो फिर आगे आएगा उसके आधार पर अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो डी पी अपन डी एक्स इक्वल टू 0। अगर इसका हम डबल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज द कंडीशन विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज मैक्सिमम, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी भी सिस्टम का वो मैक्सिमम होगा। एंड डिस्टोरिंग मोमेंट और फोर्स इज लेस देन द डिस्टर्बिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस, तो जो डिस्टर्बिंग मोमेंट होगा या आपका ये होगा फोर्सेस होगा वो क्या होगा, कम होगा
डिस्टर्बिंग मोमेंट से, मतलब जो रिस्टोरिंग मोमेंट है वो कम है डिस्टर्बिंग मोमेंट के कंपेरिजन में, ठीक है। इन दिस इफ द सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब, इसमें अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए वंस, इट विल नेवर कम अगेन टू इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह का शेप हो, यहाँ पे है बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो हल्का सा हमने पुश किया तो ये क्या होगा, गिर जाएगा इधर और वापस नहीं आ पाएगा। तो हल्का सा डिस्टर्ब करने के बाद क्या है, उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे, वापस ना आए अपने पोजीशन में, तो इसका कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, लेकिन इसको पोटेंशियल एनर्जी को डबल इंटीग्रेट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब अनस्टेबल कंडीशन है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज द कंडीशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट, वह कंडीशन है जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, एंड रिस्टोरिंग मोमेंट और फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू डिस्टर्बिंग मोमेंट और फोर्सेस, वो बराबर हो जाएगा, जो फोर्स रिस्टोर करेगा जिस फोर्स से हम डिस्टर्ब करेंगे दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया, उसके बाद वापस छोड़ेंगे तो न वापस जाएगा और न ही इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, मतलब जहाँ छोड़ देंगे वहीं पे रह जाएगा, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कोई इसको डिस्टर्ब करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ ऑल द फोर्सेस एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जितना भी फोर्सेस और मोमेंट होगा वो बिकम जीरो, वो जीरो हो जाए इन एनी सिस्टम, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड जीरो, और समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू जीरो। लैमिस थ्योरम क्या होता है, when three forces are related to concurrent forces acting at the point of equilibrium, जो तीन फोर्स जो क्या है एक कंकरेंट फोर्सेस की तरह काम कर रहा है एक सिंगल पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में, मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, तो हर फोर्स सिस्टम में क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल दैट लाइज बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, तो जो दूसरे फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन निकालेंगे उसके प्रोपोर्शन होगा आपका हर फोर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, कंसिडर फोर्स आपका ए फोर्स है, बी फोर्स है और सी फोर्स है, ये एक्ट कर रहा है पॉइंट ए के ओ के अबाउट। तो लैमी थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो ए फोर्स है वो प्रोपोर्शन होगा साइन अल्फा के, बी फोर्स होगा जो ए और सी के बीच का एंगल है उसके साइन के, मतलब बी प्रोपोर्शनल टू ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, तो ये बोला लैमीज थ्योरम। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा टू सी बाई साइन गामा और इक्वल टू के, ये आपका है लैमीज थ्योरम, ठीक है। फॉर द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, फोर्सेस ऑल थ्री फोर्सेस मस्ट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप लाइक द ट्रायंगल, जैसे कि फिगर में बन रहा है वैसे क्लोज्ड लूप फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे तो ए ऐसे आ गया, बी सी, एबीसी एंगल, एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा, एंगल बी हो जाएगा क्या 180 माइनस बीटा, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस गामा, बाई साइन रूल ए बाई साइन 80 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ए रड ऑफ वेट 10 किलो न्यूटन एंड लेंथ ऑफ 4 मीटर इज हिंज अबाउट पॉइंट बी, तो एक रड है जिसका वेट क्या है 10 किलो न्यूटन है और लेंथ 4 मीटर है, इज हिंज अबाउट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी के अबाउट हिंज होगा, ठीक है। एंड इट इज सपोर्टेड बाई स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस, इसको सपोर्ट कर सकते हैं किस बाई स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के at the point A, determine the stiffness K of the spring for suitable equilibrium condition. To determine the stiffness K of the spring of for stable equilibrium condition. एक stable equilibrium condition में आपको निकालना है कि क्या होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, इसको हल्का सा इलोंगेट करेंगे, इधर डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आएगा। हमने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो एल बाई टू डिस्टेंस पे एक्स बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एक्ट करेगा, तो बाई टेकिंग अबाउट मोमेंट बी, तो हमने क्या किया बी के अबाउट मोमेंट ले लिया, बी कहाँ पे यहाँ पे, तो बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो एक इस फोर्स का मोमेंट आएगा, ठीक है, और एक इसका आएगा के एक्स का जो फोर्स एफ एस स्प्रिंग फोर्स आएगा उसका मोमेंट आएगा, तो एफ एस इंटू एल ऐसे एक्ट करेगा यहाँ पे एल डिस्टेंस पे,
जो कि होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, और डब्ल्यू के कारण आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ एस इंटू एल हो गया माइनस डब्ल्यू एक्स बाई टू, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होगा तभी वापस से गया जाएगा अपने पोजीशन से, वापस घूम कर ऐसे आएगा। तो के एक्स इंटू एल, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ एस इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं, के एक्स इंटू एल माइनस डब्ल्यू एक्स बाई टू। तो के इक्वल टू डब्ल्यू अपन टू एल, के होना चाहिए डब्ल्यू अपन टू एल होना चाहिए, तो ये आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। टू स्टील मेंबर्स, टू स्टील मेंबर्स पी आर एंड क्यू आर ईच हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, क्या दिया हुआ है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड आर सब्जेक्टेड टू एक होरिजेंटल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका पी आर हो गया, एक ये हो गया क्यू आर, एंगल दिया हुआ, ठीक है। देन डिटरमाइन द वर्टिकल रिएक्शन डेवलप एट पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू पे जो वर्टिकल रिएक्शन डेवलप करेगा वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो लाइमी थर्म लगा देंगे सिंपल, एक कंकरेंट फोर्स है, इसमें तीन फोर्स एक्ट कर रहा है 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे पी फोर्स, यहाँ पे क्यू फोर्स, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 105 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा, और ये 155 डिग्री, ठीक है। तो पी अपन साइन अल्फा इजिकल टू क्यू अपन साइन बीटा और एफ इजिकल टू साइन गामा, लाइमी थ्योरम लगा के आराम से निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टी फोर्सेस T1 एंड T2 व्हिच अलोंग विद अदर फोर्सेस, ठीक है, जो एक्ट करेगा, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ, तो मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करना है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं क्या होता है। ए मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहेंगे, इफ अ पार्टिकल मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट पार्टिकल मूव करेगा पीरियडिकली अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, which is directly proportional to its displacement from the fixed point, तो फिक्स पॉइंट से जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, and the direction of the force is opposite to that of the displacement, and direction of the force is opposite to that of displacement, ठीक है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। वेन के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पे, तो आर हो गया आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को हम ओ एम कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स लोकेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ से जाएगा, फिर वापस, फिर डायरेक्शन, मतलब पीरियडिकली मूव करेगा एक पॉइंट के अबाउट। टू डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लेट अस कंसीडर पॉइंट एम, यहाँ पे एम पॉइंट कंसीडर करते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन द सर्कल ऑफ रेडियस r, सर्कल रेडियस, उस सर्कल का रेडियस क्या है r है, और उस पॉइंट, एक पॉइंट हमने लिया है m है जो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। एट t इक्वल टू जीरो लेट द पॉइंट बी एट x, मान लीजिए t इक्वल टू जीरो पे जो पॉइंट है कहाँ पे है आपका x पे है, यहाँ पे है x, ठीक है। द पोजिशन वेक्टर OM specifies the position of the moving point at a time t. Position vector OM rotates with a constant angular velocity omega is equal to v upon r. The acceleration of the point m is v square upon r is equal to r omega square toward the center. At the time t, acceleration component along oy is equal to r omega square sin over t. Let us draw ma perpendicular to the yoa. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक ma परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे y पे, then a can be regarded as a particle of mass m moving with acceleration r omega square sin omega t. o के क्या, a को हम क्या कर सकते हैं, रिगार्ड कर सकते हैं as a particle of mass m moving with acceleration r omega square sin omega t, ठीक है। the force on the particle a towards o is therefore given by, तो force क्या लगेगा इस पर, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आपका ये आपका एक्सेलरेशन हो गया और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m r ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t आ जाएगा, तो sin ओमेगा t क्या आ गया, y अपन r, f इक्वल टू क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम o टुवर्ड्स a एंड इज फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स c, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर करेंगे o से टुवर्ड्स a की तरफ, एंड फोर्स इज डायरेक्टली टुवर्ड्स o, फोर्स किधर लगेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर करेंगे o से a की तरफ, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो o की तरफ लगेगा, तो f इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y,
अब m एक ओमेगा स्क्वायर की जगह पर डाल देंगे k कांस्टेंट के, ठीक है। F फिजिकल क्या होगा माइनस के वाई बाई कांस्टेंट के विच इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन m, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका क्या इन वन कंप्लीट रोटेशन ओ एम डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 2 पाई, तो ओ एम क्या डिस्क्राइब करेगा पूरा एंगल 2 पाई एंड इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए में टाइम टी लगेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन टी, और उसी को इक्वेशन 1 और 2 के इक्वेट कर देंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपन के। तो पूरा डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप ये फॉर्मूला याद कीजिएगा टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एम अपन के, क्या हो गया 2 टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपन के, तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। राइट, ये याद रखना कैसे आया नहीं आया वो मायने नहीं रखता है, क्लियर है। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका बॉक्स ऑफ मास 10 केजी इज सपोर्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है, बॉक्स 10 केजी का है, ठीक है। बॉक्स को क्या करते हैं प्रेस करते हैं डाउनवर्ड एंड उसको फिर क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं। इट बिगिंस टू एक्सिक्यूट एट सिस्टम ऑफ पीरियड 1.5 सेकंड, तो टाइम t इज इक्वल टू दे दिया 1.5 सेकंड। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द बॉक्स, ठीक है, द पीरियड इंक्रीजेस टू, अब देखिए ब्लॉक ऑफ मास m, फिर एक मास m ब्लॉक का हम डाल देंगे बॉक्स में, तो पीरियड क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा 2.5 सेकंड हो गया, T1 T2। आपको निकालना है मास में ब्लॉक, सिंपल है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है अंडर रूट के अपन m, ठीक है। मास ओमेगा टाइम t क्या होगा ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m अपन के, और ओमेगा होता है 2 पाई अपन t, तो 2 पाई अपन t अंडर रूट के क्या होगा अंडर रूट के अपन m, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर अपन टी स्क्वायर इक्वल टू के अपन m, ठीक है। यहाँ पे m आ गया आपका क्या के टी स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब बॉक्स एम्प्टी है तो मतलब उसमें 10 केजी है और t 1.5 सेकंड है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे k वैल्यू आ गया 175.45, वही जब बॉक्स में डाल दिया मास m एंड t 2.5 सेकंड, तो k तो से उतना ही रहेगा, तो वहां से m निकल जाएगा 17.78 केजी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट टू, मतलब के दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसको डालते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में रखा हुआ है, मास कितना है 10 केजी, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टली हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर मूव किया, अब वो निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है और मैक्सिमम स्पीड निकालना है मास का। तो पहले तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के अपन एम, ये आ गया रेडियन आपका रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी आ गया, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, जैसे आर दिया हुआ है 0.05 इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे वी मैक्स। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी है फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 2, जो कि था आपका क्या 4 फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।